नमस्कार दोस्तों। नमस्कार अनिल साहब, बहुत बहुत नमस्कार। करुणाथ भैया जी, बहुत बहुत नमस्ते। आप लोग मुझे सर कहते हैं तो मैं पता नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि आप लोग इतना मान देते हैं इस नाचीज़ को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। और नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सादर नमन। हेमा जोशी जी, बहुत बहुत राधे राधे भाई जी, राधे राधे हेमा जी, राधे राधे। स्वागत स्वागत स्वागत, वंदन। कुसुम पंच जिजिया, अरे आपने तो हमारा निमंत्रण का कार्ड जो है छापा है जिजिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने पोस्टर बनाया और उसमें जो एडिटिंग करी है तो कमाल करी है, मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया। लक्ष्मण भाई जिंदाबाद। मस्खरे किंग, मस्खरे के शानदार पर्सनालिटी लक्ष्मण भाई का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नेतराज सिंह जी राजपूत, आपके नाम में बहुत दम है। नेतराज सिंह और राजपूत, मतलब एकदम से खून उबाल मारने लगता है। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, नमस्ते। रामा श्रीनिवास जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। सरला जी, स्वागत है आपका। काव्यांचल की ताज़ी हवा जो है सरला सिन्मार जी है, बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत। सैनी बाबू जी, बहुत सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रभु प्रभु, जय हो आपकी, जय हो, स्वागत है। ऋतुदेव सिंह ऋतुराज, वाह, दो बार ऋतु है आपके नाम में जो है, बहुत ही। एक बार ऋतु आ जाता है तो आदमी वैसे ही हरा भरा हो जाता है, और जिसके नाम में ही दो बार ऋतु हो, बहुत बढ़िया, स्वागत, नमस्कार। संगीता जी, आप मेरे व्यंग्य को बहुत रेगुलर पढ़ती हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पोस्टर शोभित जी ने बनाया, ओके ओके, तो उसमें वो पोस्टर के नीचे नाम है क्रेडिट गोज टू शोभित। हाँ, आजकल हमारी जो काव्यांचल की टीम है बड़ी टेक्नो सेवी हो गई जब से शोभित जी आए हैं। कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो बाकियों के लिए नया है। अभी बीच में उन्होंने एक वीडियो पत्रिका निकाली, एक ई पत्रिका निकाली, बहुत एक्टिव है शोभित जी। हरीश भाई जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, स्वागत है, वंदन। तो मित्रों का आना जारी है और फिर अपनी पार्टी भी जारी है। हमसे तो पोस्ट लिखी सीधी सीधी, अरे इतनी बढ़िया पोस्ट लिखी आपने जिजिया, क्या बताएं। ट्रेन में क्यों हैं आप? अरे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है ना, इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग सामने आ रहे हैं, तो कभी कभी लगता है मैं भी मदरसे में हूँ। वो पढ़ते हैं ना, आ अनार का आ हिज्जी कर करके पढ़ते हैं, तो लगभग वैसा ही कुछ मुझे फील हो रहा है। थोड़ी देर में जब मेरा जो कॉन्फिडेंस लौट आएगा तो मेरा हिलना डुलना, ट्रेन जो है खड़ी हो जाएगी और उसके बाद जो है अनाउंसमेंट शुरू होगी। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है संगीता, संगीता जोशी कोकरे जी, बहुत बहुत वंदना आपकी। तो मित्रों, ये जो काव्य स्वरा नाम का जो कार्यक्रम है, ये जो मुझे नीलम जी ने कहा था कि थोड़ा वो अमील सयानी की जी नकल कर देना, तो नकल ही होती है, पर ठीक है, आपने कहा है तो ज़रूर नकल करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत मेरे दोस्तों इस कार्यक्रम में, जो काव्य स्वरा जिसका नाम है। यह काव्य स्वरा जिसमें हमारे मित्र कलाकार, गीतकार, संगीतकार सभी लोग अपनी रचनाओं का सुंदर काव्य पाठ करते हैं, वाकई मन को आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। जी, हीरेन भाई स्वागत है। हीरेन भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बड़ी हिम्मत है आपकी, जो आप जो है अपनी धर्म पत्नी जी के साथ इतना बोर कार्यक्रम देखते हैं, खुद तो झेलते ही हैं और उनको भी झेलवाते हैं। तो ये मैं कहता हूँ बधाई उनको भी, क्योंकि वो सही मायनों में अर्धांगिनी है। और हमारी श्रीमती जी तो दरवाज़ा बंद करके चली गई, अब तुम अपनी जो है चिल्लपों करो, मैं खाना बनाने जाती हूँ। जी नमस्ते। तो मित्रों, अब चूंकि हीरेन भाई ने समय की सीमा रखी है,
तो मैं आप सब लोगों का पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इस काव्य स्वरा के मंच पर, जहां पर नवोदित साहित्यकार, अनुभवी साहित्यकार, गुरुजन सभी लोग अपनी रचनाओं का पाठ करने का मौका मिल रहा है और इस लॉकडाउन का सही मायनों में उपयोग हो रहा है। सही मायनों में इसलिए कि यूं तो बड़ा कम वक्त मिलता था, कामकाजी लोग हैं सब, किसी का ये शौक और पेशा नहीं है, तो बहुत कम समय मिलता था रूबरू होने का। बस लॉकडाउन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। तो अनामिका जी की तालीम मुझ तक पहुंच गई, बहुत बहुत आभार। तो इस लॉकडाउन में अपने लोगों को अपने मंच पर अपने लोगों के बीच सुनने और सुनाने का जो आनंद है बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन है। और यूं कहूँ, एक व्यंग्य भी मैं बाद में पढ़ूंगा, कबीरा खड़ा बाजार में, तो जिसमें मैं इन कवि सम्मेलनों की थोड़ी सी टांग भी खींचूंगा। हालांकि मैं भी उसका कभी कभी हिस्सा रहा हूं, बट सबसे कठिन होता है खुद पे हंसना और खुद पे व्यंग्य करना। ये भी हम करके देखेंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि संख्या कम होनी शुरू हो और आप लोग बोर हों, मैं एक व्यंग कविता के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। महाभारत की राजनीति में बहु तेरे व्रह नल्ला है। व्रह नल्ला तो आप समझते होंगे। महाभारत की राजनीति में बहु तेरे व्रह नल्ला है। इधर के नहीं उधर के नहीं, सिर्फ स्वार्थ के दुम छल्ला है। सिर्फ स्वार्थ के दुम छल्ला है। राजनीति के ऊपर ये व्यंग है। आज की राजनीति में नेताओं की किस तरीके से व्यवहार करते हैं, और हम सब लोग भी आंख बंद करके इनके नाटक को सहते हैं, समझते हैं, पर मजबूरी है क्योंकि अच्छे लोगों का राजनीति में आजकल आना कम हो गया है। तो इसका बंद सुनिए, नेताओं के लिए लिखा है। संविधान की अवैध संतति, संविधान की अवैध संतति सत्ता के अनुरागी हैं। जाति धर्म भाषा के धोतक प्रजातंत्र के दागी हैं। प्रजातंत्र के दागी हैं। पंडा समझे राम है मेरे, पंडा समझे राम, मौलवी समझे मेरे मौला हैं। माया इनकी अबुझ पहेली, माया इनकी अबुझ पहेली, ना ये राम ना अल्लाह है। महाभारत की राजनीति में बहुत तेरे ब्रह नल्ला हैं। अगर कोई नेता खानदान में पैदा हो जाता है तो नेताओं के अब बच्चे पैदा नहीं होते। नेताओं के हमेशा नेता ही पैदा होते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं वो आम आदमियों के घर में होते हैं। नेताओं के यहाँ नेता ही पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री पैदा होगा, मुख्यमंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री पैदा होगा, सांसद के यहाँ सांसद पैदा होगा, विधायक के यहाँ विधायक पैदा होगा। तो इनकी जनन शक्ति बड़ी अपार है। ये एक बार अगर आपने कोई हासिल कर ली सत्ता, कोई पोजीशन, तो नेतागिरी एक ऐसा है, ये पुश्तैनी धंधा है। बाप के बाद बेटा चलाएगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देखो, अब रहने दीजिए, नाम लेकर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तो अब अगला बंद इसी के ऊपर मैंने लिखा है कि पैदा होते बने सांसद, पैदा होते बने सांसद, बड़े हो मंत्री बनते हैं। पैदा होते बड़े सा बने सांसद, बड़े हो मंत्री बनते हैं। भारत के सब भाग्य विधाता इनके घर ही जनते हैं, इनके घर ही जनते हैं ये धृतराष्ट्र के वंशज, गद्दारों के मुल्ला हैं। अंक गणित के महारथी हैं, राजनीति के दल्ला हैं, राजनीति के दल्ला हैं। महाभारत की राजनीति में बहुत तेरे व्रह नल्ला हैं। अब जब मैं टांग खींची रहा हूं तो सोचता हूं एक क्यों, दोनों ही खींच देता हूं। पूजा मिश्रा जी, वाह वाह, क्या बात, तीर खुद ही निशाने ढूंढ लेंगे। बहुत बहुत, शर्मा दीप्ति जी, बहुत बहुत आभार।
पूजा मिश्रा जी आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी लगा कि आज तैयारी से ही सुनना हूँ कि पिछली बार मस्खरे में थोड़ा नेटवर्क ने धोखा दे दिया था और कुछ बैटरी ने धोखा दे दिया था, तो सोचा इस बार पूरी कमी कर लूँ। तो सुबह से जैसे जब व्रत होता है ना, तो दिन भर हम व्रत करते हो, शाम को जब उसकी तैयारी करते तो ऐसा लगता है 2 दिन के भूखे हैं, तो लगभग मेरी भूख भी उसी लिहाज पे है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मित्रों, अगला बंद मैं आपके साथ लेके आता हूँ कि नेता लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। जो आपको पता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आपके पास और कोई चारा नहीं है बेवकूफ़ बनने की। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? जी। एक के साथ दो भाषा बोले, ये शक्ति किसी और के पास नहीं है। एक साथ दो भाषा बोलें, हिंदी अंग्रेजी साथ बोल लें, गरीब अमीर को साथ में रख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उपभोक्ता को साथ में रख लें। अब देख लीजिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उसके बाद शेयर बाजार 2000 पॉइंट गिर गया, लेकिन उसके बाद भी पीठ थपथपाई जा रही है। तो ऐसे ही इनकी विशेषताएं अनंत हैं, लेकिन ठीक है, यही हमारे भाग्य विधाता हैं। तो एक के साथ दो भाषा बोलें, गिरगिट सा रंग बदलते हैं। एक के साथ दो भाषा बोलें, गिरगिट सा रंग बदलते हैं। साम दाम और दंड भेद का प्रतिपल पालन करते हैं, प्रतिपल पालन करते हैं। हर साल हर बार जो है साम दाम दंड भेद इन्हीं के लिए बना है और ये उसका प्रतिपालन पालन करते हैं। लेकिन अगली लाइन सुनिएगा ध्यान से कि साम दाम और दंड भेद का प्रतिपल पालन करते हैं। किस्मत के हर ताले खोलें, हर चाबी के छल्ला हैं, हर चाबी के छल्ला हैं। कि जादूगर सी फितरत इनकी, हुनर तो वल्लाह वल्लाह हैं। महाभारत की राजनीति में बहुत तेरे ब्रहनल्ला हैं, बहुत तेरे ब्रहनल्ला हैं। तो अब उम्मीद है आपको ये तीनों बंद अच्छे लगे होंगे। और अंतिम बंद में जैसा कि होता है, एक परंपरा सी है कि जो लेखक होता है उसमें अपना नाम घुसेड़ता है, लिखता है, अर्चना करता है। तो हम भी इस मौके को क्यों जाने दें, तो इसको भी हम आपको अपना नाम भी घुसेड़ ही देते हैं। अब आप जिसको जैसा भी समझो। जी आयुष भाई बहुत बहुत नमस्कार। अनामिका जी बहुत बढ़िया। सुनीता, अभय जी भी आ गए, वाह 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 वाह। अभय जी कहाँ हैं? अभय जी दिखाई नहीं दे रहे। भाभी जी आ गई हैं तो भैया भी आगे पीछे ही होंगे। अभी इतनी इनकी हिम्मत तो नहीं है कि वो ज़्यादा पीछे रह जाएं, तो उम्मीद है जल्दी दिखाई देंगे। श्रवण कुमार जी नमस्कार। वाह जी, भाभी जी ने ताज़ा ताज़ा धोए लगते हैं। ओह हो, वो क्या होता है ना, पुरानी गाड़ी को कितना भी चमका दो नई नहीं लगती। हाँ आभास जरूर होता है, हाँ नई है बट रहती पुरानी है। चलिए विजय मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको अच्छा लग रहा है हर चाबी के चलना। जी जी जी। लक्ष्मण भाई जिंदाबाद। मस्खरे में आया था मगर उतनी कार्यक्रम उतना बढ़िया नहीं हो पाया जो मैं चाह रहा था मेरे मन के अनुरूप, चूँकि हमारी उस समय लिंक खराब थी। बट अगली बार मैं अपनी पूरी कसर करूँगा जब भी आप मुझे मौका देंगे। तो ये जो मैंने एक अंतिम बंद में कोशिश की है कि अर्ज विनय की भारत से है, ये वक्त नहीं है सोने का। जाग देश का आर्तनाद सुन, है वक्त फैसला लेने का, है वक्त फैसला लेने का। समय दमन का आया उनके, जितने भी ब्रहनल्ला हैं, जितने भी ब्रहनल्ला हैं। फिर दिखला दें दुनिया को हम राम रहीम के लल्ला हैं, हम राम रहीम के लल्ला हैं। महाभारत की राजनीति में बहुत तेरे ब्रहनल्ला हैं, बहुत तेरे ब्रहनल्ला हैं, बहुत तेरे ब्रहनल्ला हैं। जी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। देखिए क्या होता है, व्यंग तो मैं सुनाऊंगा और व्यंग के लिए थोड़ा आप लोग जो भी श्रोता हैं जिनकी सहन शक्ति जवाब हो जाए, पहले जितने भी
जो श्रोता भाई बंधु मेरे मित्र हैं, कि श्रोता नहीं कहूँगा, मेरे सब परिवार के ही लोग हैं, तो परिवार के लोगों, जब आप लोगों की जो सुनने की शक्ति जब खत्म हो जाएगी उसके बाद व्यंग सुनाऊंगा, ताकि मैं क्या सुना रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आए और आप वाह वाह करते रहें और मेरा व्यंग भी जो है उसी धार में बह जाए। जी जी, बहुत बहुत रामा श्रीनिवास जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं अब आपको अपने साहित्य के जो मेरी काव्यांचल काव्यश्वरा और काव्यांचल साहित्यिक संस्था में जो मेरे मित्र साहित्यकार लोग हैं उनकी रचनाएं, हालांकि मैं बड़ा क्षमा के साथ कहता हूँ, मैं आजकल थोड़ा कम उपस्थिति, क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसा है ऑनलाइन लॉकडाउन में थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं उपस्थित नहीं रह पा रहा हूँ। बट ठीक है, उसके बाद जब भी समय मिलता है और मैं अपने यहाँ के साहित्यकार मित्र बंधुओं को मिलता हूँ तो सभी बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन एक बात मानता हूँ, हर व्यक्ति हर समय अच्छा नहीं लिख सकता और हर व्यक्ति कभी ना कभी अच्छा बहुत लिखता है। हमेशा अच्छा लिखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि विचार, समय, परिस्थिति, काल एक साथ नहीं रहती। तो जब कोई अच्छा लिख देता है तो वो अपने आप ही अच्छा सीधा आँखों से दिल में उतर जाता है कि वाह क्या लिखा है। तो मैं अपनी ही अंदाज में, नीलम जी ने कहा था कि भाई अमीन सियानी के अंदाज में कुछ कहने की कोशिश करूं, तो कोशिश करता हूं। रेणु मिश्रा जी की एक कविता मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अपनी स्वर मेरा रहेगा और जो है कविता है ये उनकी रहेगी। रेणु मिश्रा जी बहुत बढ़िया लिखती हैं काव्यांचल में और उनकी कविताओं को, उनकी पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। तो मैं उनको अपने ही अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेणु मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई ऐसी सुंदर कविता लिखने के लिए, और बाकी मित्रों के लिए पेश है। मैं वेग नहीं, मैं वेग में नहीं संवेग में हूँ, मैं वेग में नहीं संवेग में हूँ, मैं अधीरता में नहीं मैं धीरता में हूँ, मैं अधीरता में नहीं मैं धीरता में हूँ, मैं उन अल्प विरामों में श्वास लेता हूँ, विराम में विराजता हूँ, ज्वार भाटा विचारों का जो कभी तुम तज पाओ, ज्वार भाटा विचारों का जो कभी तुम तज पाओ, गहराइयों में कभी जो तुम उतर पाओ, गहराइयों में कभी जो तुम उतर पाओ, तो पाओगे तुम मुझे वहीं प्रतीक्षा में बैठे हुए, अनवरत अनंत काल से शांत शून्य समाधिस्थ। वाह, विचारों को झंझोड़ती, अंतर को झंझोड़ती हुई ये सुंदर कविता। रेणु मिश्रा जी, ऐसी रचना आप करती रहें और हम सब लोगों को ये पढ़ने का सौभाग्य मिलता रहे। बहुत बढ़िया आपने लिखा है और मैं इसे पढ़ के बहुत ही प्रसन्न हूँ और आप सब लोगों को भी पसंद आया होगा। नीरू गुप्ता जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं अभी नाम कुछ छूट भी रहे होंगे जिनको मैं बाद में धन्यवाद भी प्रेषित करूंगा, पर जो फ्रिक्वेंट कमेंट कर रहे हैं उन लोगों के जो नाम दिख जा रहे हैं उनको ज़रूर मैं कोट करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार। जैसे सरला जी ने भी बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी का ये पीकू बहुत नाच रहा है। राजेश देवांशी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। आयुष भाई, सारिका जी, नीलम जी, सभी को बहुत बहुत आभार। तो मैं एक और आने के पहले, चूँकि माहौल काव्य पाठ का है, एक कविता लूँगा, इसके बाद फिर मैं एक व्यंग्य पे आऊँगा, छोटा सा व्यंग और जो आपको आपके सामने पेश करूँगा। तो जब तक मैं जो आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, मैं खुद, और मैं समझता हूँ हम में से बहुत कोई लोग गांव से सीधे जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी हमारी पीढ़ियाँ, पुरखे, दादा परदादा, चाचा बाबा भी गांव में रहते हैं और मुझे भी इस भाग्य प्राप्त हुआ। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा चाचा के यहाँ जाया करता था और ठेठ देहात में खप्पड़ के घर में रहते थे। और आज भी मैं कहूँ कि वो जो जीवनचर्या थी कितनी मस्त रहते थे। जब हमको कोई फिल्टर वाटर की या ये ज़रूरत नहीं होती थी किसी प्रकार की, यूवी और ये नए नए जो आज के साधन संसाधन आ गए, कुछ नहीं, सीधा नल के सामने गए, कुएं में जाए, गिलास भर पानी पी लिए। सुबह सुबह अम्मा ने बढ़िया वो मक्खन लगाती थी उसमें, उससे निकाल के बढ़िया एक मक्खन का डल्ला दिया, 2 बासी रोटी ले आए जो गेहूं और चने की मिक्स होती थी, सुबह सुबह, और गुड़ लिया और खाए और चले अपनी चड्डी बनियान लेके खेत में निकल गए और खेत में चल रहा है पाइप। आप कल्पना कीजिए
आजकल के बच्चों को तो शायद ये नसीब नहीं है, वो इन सब चीज़ों को आज शायद फार्म हाउस के नाम से जानते हैं, और फार्म हाउस हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो जब हम वो कच्चे कपड़े बनियान लेके दौड़ते हुए जब वो नलकूप की टंकी में कूदते थे, तो घंटे 2 घंटे कब गुजर जाते थे पता नहीं चलता था। और वो आनंद आज हमने अपने बचपन को, हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से एंजॉय किया है। जो आज की पीढ़ियाँ, ठीक है, उनके पास, आज की पीढ़ियों के पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा, बट जो हमारे पास था वो भी अनमोल था। जो आपके पास है वो तो आप जी ही रहे हैं, तो ये आपको बाद में समझ में आएगा कि क्या अनमोल था और क्या नहीं था। तो ऐसे ही गाँव से जुड़ी एक कविता जिसमें मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, वो बचपन जो हम सब ने कभी ना कभी जिया है। तो मित्रों, तरन्नुम में कोशिश करता हूँ, कहीं चूक भी जाऊँगा, मैं कोई प्रोफेशनल कवि तो हूँ नहीं कि आपके मानस को समझते हुए चीज़ों को चेंज करूँ, सीधा सपाट बयानी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, आप मुलाहिजा फरमाइएगा। दुर्गा नागली जी को बहुत बहुत नमन। पुष्पा तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा, आप मेरी बहुत रेगुलर पाठक हैं, मुझे अच्छा लगता है जब। वर्षा पांडे जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको जी। बासी रोटी की ताकत कुसुम दी, वाकई बहुत ताकत होती थी। जब आप बताइए, मैं आपको, फिर आपने मुझे याद दिला दी। तो आप देखिए, इतने कीटनाशक न पहले नहीं होते थे खेत में भी, जैसे 2 प्रकार के जीव होते थे, एक मित्र कीट होता था, एक शत्रु कीट होता। तो 80% जो होते थे वो मित्र कीट होते, जो फसलों को बचाते थे, और 10% कीट जो होते थे वो फसलों को खाते थे। लेकिन आज पेस्टिसाइड ने वो 10% खत्म करने के चक्कर में 90% मित्र कीट भी खत्म कर दिए खेतों से, जिससे मिट्टी हार्ड हो गई। नहीं तो केंचुआ, आपने सुना होगा, केंचुआ, जो केंचुआ खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाता था, तो उसमें सोना उगता था, स्वास्थ्य उगता था। लेकिन अब जब हम उसमें डीडीटी छिड़क के या किस और ताकतवर ला के प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्वालिटी गिरती जा रही है। ये एक समय था, रखने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे, गेहूं में भर देते थे, उससे निकाल के नीचे से उसमें आटा पिसता था, चक्की से आटा पिसता। चक्की तो चलिए ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई, बट फिर भी बहुत सारी ये सब चीज़ें हमारे जीवन से पूरी तरीके से जा चुकी हैं। चलिए, मैं फिर मेरी बोलने की आदत कुछ ज़्यादा है, तो कहीं वैसे ना भटक जाऊं, तो वापस लौटता हूँ जी। नीलम शर्मा जी। जिंदगी तू 2 पल ठहर जा, कुछ तो हिसाब कर लूं। जिंदगी तू 2 पल ठहर जा, कुछ तो हिसाब कर लूं। जो गुजर गई है उससे सवालों जवाब कर लूं। जो गुजर गई है उससे सवालों जवाब कर लूं। ये था इसका शुरुआत। अब इसके बाद इसे फिर बचपन की उन गलियों में लेके जाता हूँ, एक एक 2 2 लाइनों में, जितना आपको वहाँ तक पहुँचा पाया आप उसको आनंद उठाइएगा जी। दूध की मलाई, शक्कर और मिश्री, वाह हिरेन भाई, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी जी। बातूनी कहीं के, थैंक यू थैंक यू, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। गलियों में रंगीन कंचे, दिवाली के टिकली तमंचे। गलियों में रंगीन कंचे, दिवाली के टिकली तमंचे। वो लुक्का छिपी की दुनिया को बेहिजाब कर लूं। वो लुक्का छिपी की दुनिया को बेहिजाब कर लूं। जिंदगी तू 2 पल ठहर जा, कुछ तो हिसाब कर लूं जी। ये था इसका एक बंद। और याद करिए, बचपन हो, अम्मा अम्मा की याद तो आदमी को जब भी कोई कष्ट होता है, तो चाहे व्यक्ति 80 साल का क्यों ना हो जाए, जैसे ही पाँव में कांटा चुभता है या जैसे ही कोई दर्द होता है या जब कोई अपना दर्द देता, तो एक ही चीज़ याद आती है, वो है माँ। सोते में भी अगर आप झंझोड़ दो, ओई माँ क्या हो गया, तो ये जो माँ का अपनी रगों में जो एक ब्लड बन के जो दौड़ती है ना, वो माँ है। और
माँ किसी की भी हो, मैं तो इवन हम तो मनुष्य हैं, आप जानवरों में भी वही वात्सल्य देखने मिलेंगे अपने बच्चों के प्रति, उनके पास उतनी समझ नहीं होती। तो माँ का प्रताप निराला है। तो मैं चलता हूँ, माँ बाबा और अपने रिश्तों के ऊपर ये 2 लाइनें लिखने की कोशिश की हैं। वो अम्मा का पल्लू पकड़ना, वो अम्मा का पल्लू पकड़ना, बाबा के कंधे की सवारी, वो काका की मीठी सी गोली की मिठास महसूस कर लूं, जो गुजर गई है उससे सवालों जवाब कर लूं। चलिए, माँ से निकले तो मदरसे पहुँचते हैं। बचपन में जब थोड़ा आगे आए, 6-7 साल के हुए, गोद से बाहर निकले, खेल के बाहर निकले तो मदरसे पहुँच गए। अब मदरसे में जो हमारी यादें हैं वो भी बहुत कुछ है। मैं सीधे अंतरा पे आता हूँ क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा ना सुना दूँ, पूरी भड़ास निकाल लूँ जितनी मेरे पास है, फिर पता नहीं ये मजमा लगे ना लगे, और इतने लोग रहें ना रहें, तो एक ही बार में सारा पूरा कर देता हूँ। जी अनामिका जी, थैंक यू। मंजू शर्मा जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल, बचपन तो निराला ही होता है हिरेन भाई। तो अब मैं चलता हूँ मदरसे। वो काखा गाघा की साला, मदरसे के रंगी पहाड़े, वो काखा गाघा की साला, मदरसे के रंगी पहाड़े, जिंदगी ने बहुत कुछ घटाया, कुछ दो दूनी चार कर लूं। चलिए, बचपन से जवानी की ओर चलते हैं। अब जवानी के किस्से, तो जवानी भी एक वय होती है, एक उम्र होती है जो जीवन में एक बार ही मिलती है, और हर ऊपर वाले ने हर रंग में दिया है। जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपन हो, हर रंग का एक अपना महत्व है और हर वय की अपनी एक अनुभव है। जी राजेश भाई, धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। तो उसको मैंने 2 लाइनों में कहने की कोशिश की है कि क्या होता है। फिर आई थी दिलकश जवानी, शकुंतला सी जब तू मिली थी, वो आई थी दिलकश जवानी, शकुंतला सी जब तू मिली थी, मैं दुष्यंत सा था दीवाना, उन लम्हों को याद कर लूं, जो गुजर गई है उनको सवालों जवाब कर लूं। और बचपन जवानी, ये अंतिम 2 बंद हैं। आप कोशिश करता हूँ, उम्मीद लग रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। और इस लाइव की एक अच्छी बात यह है कि सुनते सब हैं, मगर कौन रिएक्ट कैसे कर रहा है वो पता नहीं चलता। तो कभी कभी जब हम डायरेक्ट सुनाते हैं और पब्लिक का वैसा रिस्पांस नहीं आता तो कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है, और जो अच्छा सुना सकते हैं वो भी नहीं सुना पाते। बट ये लाइव में क्या होता है कि सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं, किसी का मूड ख़राब हो तो वो भी दिखाई नहीं देता, तो कुल मिला के तरन्नुम की बात बन जाती है। जी कविरंजन भाई जिंदाबाद, बहुत बढ़िया मेरे छोटे भाई, बहुत स्वागत है तुम्हारा, देर से सही मगर तुम्हारा आना शुभंकर है। आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। जी, तो मैं जब एक वक्त ऐसा आता है हर किसी के जीवन में जब उसको लगता है कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो ताकत का गुरूर हो, पैसे का गुरूर हो, उसको लगता है ये। और ये हम देखते आए, अपने इतिहास में देखते आए हैं कि कितने सिकंदर और कितने पोरस और कितने औरंगजेब इसी मिट्टी में खाक नशीन हो गए। लेकिन जब वो जिंदा थे, एक दौर था जब वो अपने आप को खुदा खुदा समझते थे और लगते थे कि जिंदगी में से वो जीत गए। ठीक है, कुछ अच्छी बातें होती हैं, अपने आप में आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है। तो कुछ पल ऐसे आते हैं जिंदगी में, तो उसको 2 लाइनों में कहनी
है, कहने की बात कह दी, कोशिश की है, सुनिएगा कि पोरस सी तू हाथ बांधे जब तू सिकंदर के आगे खड़ी थी, जो पोरस सी हाथ बांधे सिकंदर के आगे खड़ी थी, ये कुछ पल जो तुझसे जीता उनका एहतराम कर लूं, जिंदगी तू दो पल ठहर जा कुछ तो हिसाब कर लूं। और ये अंतिम बंद में जब व्यक्ति अपने अंत समय पहुंचता है, वह जब 70-80 और अपने आप को निशक्त और अशक्त पाता है, तब वो कहता है, तब उसको याद आती है कि यार ये तो कुछ नहीं था, ये तो मेला था, एक रेला था, एक यात्रा थी, एक सफ़र था जिसमें कुछ समय अच्छा बीता, कुछ खराब बीता, और अब कोई नहीं रुक पाया तो मुझको भी जाना ही है। बट ये कभी जिनको जल्दी समझ में आ जाता है वो दुनिया जीत लेते हैं और एक कुछ ऐसा कर जाते हैं जो रहती दुनिया तक याद रहे। बट हर किसी की नसीब में, समझ में वो बात नहीं होती। तो वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। ये वक्त वही होता है जो आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ये वक्त ही तो है जो आपके साथ चलता है। कुछ आपका होता है, कुछ समय के लिए, कुछ घड़ियां आप लेके आते हैं। वो किसी शायर ने कहा है कि लाए थे 4 पल खुदा से मांग कर, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो ये वक्त की कहानी है। तो अंतिम बनता सुनिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वक्त से हर कोई हारा, सबकी यही है कहानी। वक्त से हर कोई हारा, सबकी यही है कहानी। कि रुखसत का वक्त आया, कुछ राम राम कर लूं। रुखसत का वक्त आया, कुछ राम राम कर लूं। जी, ये थी मेरी दूसरी कविता। और अब उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको 3 कविताओं के बाद धन्यवाद सरला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक छोटे व्यंग्य की ओर ले चलता हूँ। छोटा व्यंग्य क्या है कि व्यंग्य के लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि व्यंग्य सबको अच्छे लगते हैं। ज़िंदगी में जब भी हम अपने घर में, परिवार में, मित्रों में हताश, निराश या बहुत प्रसन्न होते हैं, तो हम ऐसी कोई बात कह देते हैं जो सच भी होती है और चुभती भी है, वही व्यंग्य है। और उसको लिखने की कोशिश, उसमें कुछ उसको ज़्यादा बोल देते हैं। हर आदमी बोल देता है, अरे तू तो बड़ा आया रे, देखे तेरे जैसे कई, ये भी व्यंग्य तो है। तो तू अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है, या बहुत सारी इस तरीके की व्यंग्य अपने आप, व्यंग्य हमारे जीवन में घुसा हुआ है, व्यंग्य हमारे जीवन में शामिल है। तो धन्यवाद हिरेन भाई, आपको अच्छा लग रहा है। जी जी, नीरज सिंह बहुत बढ़िया, सैनी बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरविंद चाचा जी स्वागत है आपका, वंदन वंदन, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी आपको पसंद आ रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। चलिए मैं आगे करता हूँ कि इस व्यंग्य को मैंने, व्यंग्य क्या होते हैं कि समकालिक ज़्यादा होते हैं, सर्वकालिक कम होते हैं। समकालिक इसलिए कि आज कोई घटना हो, इसके ऊपर हमने कुछ लिख दिया। तो व्यंग्य की उम्र बहुत कम होती है, बहुत छोटी उम्र होती है। बट उसके बाद में कभी कभी कुछ व्यंग्य ऐसे होते हैं जो एक लंबी उम्र पा जाते हैं, वो सब काल में सही होते हैं। जैसे मतलब कोई भी बात ऐसी हो जो पर्टिकुलर किसी सभी किसी विषय विशेष को लेकर लिखी गई, वो विषय कभी पुराना नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे ही व्यंग्य तो मैं समकालीन ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि उसमें जल्दी समझ में आते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हम सुनाने पे आते हैं तो हमको ऐसे व्यंग्य सुनाने होते हैं जो तुरंत के ना हो, मतलब जो सर्वकालिक हों। तो मैं उसी को पसंद करता हूँ। सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको व्यंग्य पसंद है। कुसुमलता कुसुम जी आपका हार्दिक अभिनंदन। वाह 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 वाह, जादूगर जादूगर जादूगर, वो जादूगर रमेश भाई विनोदी जी, जिनको हम शब्दों का जादूगर भी कहते हैं और नाट्य कला का जादूगर। मैं समझता हूँ, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, यार भगवान कितना अन्याय करता है। एक आदमी को इतनी खूबियाँ दे देता है, इतनी खूबियाँ देता है, उससे संभाले नहीं संभलती। कि आज मैंने ये बजाना छोड़ दिया,
कल मैंने लिखना छोड़ दिया। अरे साला हम तो क्या बताएं। ठीक है, अब जब कभी भगवान से मौका मिलेगा ज़रूर शिकायत करूंगा कि जितनी खूबियों से रमेश विनोदी साहब को नवाजा है, मुझे उसका 10% भी दे दिया होता तो ज़िंदगी सफल हो गई होती। पर ठीक है, जो दिया उसका शुक्रिया, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो व्यंग मैंने एक आत्माओं के ऊपर लिखा है। एक आत्मा जब आत्मा अमीर की हो गरीब की हो, आत्मा आत्मा होती है। आत्मा का कोई रंग धर्म नहीं होता। जैसे ही व्यक्ति की जान निकलती है वो बॉडी हो जाता है, वो पिता नहीं रहता, वो पुत्र नहीं रहता। वो जैसे ही आप देखिए, जैसे ही किसी की डेड बॉडी हो तो वो रिश्ता 2 मिनट उसी समय खत्म हो जाता है, और वो शरीर जिससे आप संबंध लेके जुड़े थे वो बॉडी रह जाता है, उसके परिचय खत्म हो जाता है। तो जो आत्मा है, बट आत्मा अमर है। हमारी गीता में कहा गया है कि कुछ ना कुछ सृष्टि को है जो बांधे हुए हैं, तो आत्मा है। तो आत्माएं जब इसमें व्यंग में लेने की कोशिश, अगर आत्माओं में ये अमीरी गरीबी का चलन हो जाए तो उसको आत्मा क्या सोचती होंगी, गरीब की आत्मा, अमीर की आत्मा। तो मैंने एक सर्वकालिक व्यंग लिखने की कोशिश करी है। तो व्यंग की ओर आपको ले चलता हूँ। मनोरमा जी, जी, अरे मनोरमा जैन पाके जी, दीदी बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ हैं, आप हमेशा रहती हैं मनोरमा जी, मुझे मालूम है। जब कभी भी मेरी कोई व्यंग निकलता है, पोस्ट निकलती है, आपकी उपस्थिति जरूर होती है। जबकि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं हर जगह नहीं पहुँच पाता हूँ। उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं पहुँचूंगा और पढ़ूंगा और फिर उस पर अपने हस्ताक्षर भी करूंगा कि भाई जो मुझे अच्छा लगा और जो खराब लगा, जो भी दोनों चीज़ें। तो मनोरमा जी बहुत बहुत वंदन, आपका अभिनंदन, स्वागत जी। डरना मना है, सिर्फ हंसाइए। तो क्या भूत नहीं हंसते? भूत भी तो हंसते होंगे, भूतों की भी अपनी जिंदगी है, आत्मा है, वो भी हंसती होंगी, वो भी रोती होंगी। तो आत्माओं की जब दुनिया में ले चलेंगे तो वहाँ भी हंसाई और रुलाई दोनों चीज़ें होंगी जी। तो निहारिका झा जी का स्वागत है, बहुत बहुत वंदन। तो मैं व्यंग शुरू करता हूँ, आप सुनिएगा। एक आत्माओं का सम्मेलन चल रहा है। मृत्यु के बाद जो आत्माएं हैं वो इकट्ठी हुई हैं और उनका एक सम्मेलन चल रहा है। उनके बीच में क्या संवाद हो रहा है, कौन सी आत्मा क्या चाहती है, उसको मैंने शब्दों में बांधने की कोशिश। आज पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाली आत्माओं का सम्मेलन चल रहा है। सभी गरीब, अमीर, सुंदर, दुबली पतली, मोटी आत्माएं अपने दुखड़े सुखड़े सुना रही हैं, ताकि आत्माओं का समाज पुनर्जन्म में आने वाली तकलीफों पर बच सके। तो अब आत्माओं का, जैसे मैंने कहा, सम्मेलन चल रहा है, तो नेताओं की भी आत्मा है, सभी की आत्मा है। तो अब संबोधन चल रहा है। आत्माओं में भी नेता होते होंगे। अब अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने देखा है, बट ठीक है, अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं और हम दावे से कह सकते हैं कि सही होगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख लो जाके, बट रुक जाओ, अभी व्यंग सुन लो, जाने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ मिले वहाँ भी मिलेंगे, बट अभी तो आप व्यंग सुनो। तो एक नेताई आत्मा का संबोधन होता है। नेता की आत्मा क्या बोलती है? मित्रों, मैं सदियों से भटकती हुई आत्मा हूँ। दुनिया में पुनर्जन्म लेने के लिए तन तन भटकन हो रही है, पर कोई एलीट क्लास या डिलीट क्लास मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, एलीट क्लास मतलब 10 जनपद, सिविल लाइंस हर शहर में होते हैं, सिविल लाइंस, तो उसको हम कह सकते हैं एलीट क्लास या डिलीट क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जब वो आत्मा करेगी, मित्रों में सदियों से भटकती हुई आत्मा हूँ, दुनिया में पुनर्जन्म लेने के लिए तन तन भटकन हो रही है, पर कोई एलीट क्लास या डिलीट क्लास के पेरेंट्स नहीं मिल रहे। लंबी क्यू है, हर आदमी एलीट क्लास में जन्म लेना चाहता है, वेटिंग ही वेटिंग है। सीट कंफर्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। इधर केवल कैटल क्लास, सैंडविच क्लास में खूब वैकेंसी है, पर आत्माएं इन पेरेंट्स के पास फटकने को तैयार नहीं है। कौन चाहेगा भैया, आत्माएं को पुनर्जन्म लेना है तो वो भी ढूंढती है कि यार एलीट क्लास मिले कोई, उसमें जन्म लें तो जलवे हों। जैसे मैंने अभी कविता सुनाई थी, नेताओं के घर में पैदा हो जाएं तो मंत्री बन जाएं। तो उधर वेटिंग ही वेटिंग है, सीट कंफर्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। फिर अचानक एक नई नई आत्मा ने पूछ ही डाला, अरे जीवन मिल रहा है तो ले लो, इसमें क्लास मत देखो, मिडिल क्लास ही सही, जीवन तो मिल रहा है ना। ना रे बाबा ना, हमें मिडिल क्लास को अवॉइड करना है।
मिडिल क्लास में पैदा नहीं होना, इससे तो हम मरे भले, कम से कम मरे तो हैं। जिंदा रह के रोज रोज मरना कौन चाहेगा? जिंदा रह के रोज रोज मरना कौन चाहेगा? तुम अभी नई नई आत्मा हो, जल्दबाजी मत करो और मत भूलो मिडिल क्लास में तुम जब जिंदा थी तो रोज मरने की दुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से मरी हो, अब कुछ दिन मरी रहो, अब कुछ दिन मरी रहो। फिर चिर शांत आत्मा की ओर मुखातिब होकर प्रणाम करते हुए नेताजी बोले, क्या बोले देखिए, नेताजी बोले, हे वेतन भोगी आत्मा, हे वेतन भोगी जिंदगी भर टैक्स जमा करने वाले और डायरेक्ट टैक्स पेड तनख्वाह पर फिर से इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले, टैक्स वीर चक्र से सम्मानित मिडिल क्लासी आत्मा, तेरे इस बलिदान से ही मृत्यु लोक की इकोनॉमी चलती है। आप मुक्ति के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं और सब आत्माएं सम्मान में खड़े होकर ताली बजाती है। ये है वेतन भोगी आत्मा। वेतन भोगी आत्मा के लिए आत्माओं में भी क्या सम्मान है देखिए, नेताजी वहां भी खड़े होकर करते कि हे वेतन भोगी आत्मा, जिंदगी भर टैक्स जमा करने वाले और डायरेक्ट टैक्स पेड तनख्वाह पर फिर से इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले, टैक्स वीर चक्र से सम्मानित मिडिल क्लास आत्मा, तेरे इस बलिदान से ही मृत्यु लोक की इकोनॉमी चलती है। आप मुक्ति के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं, आप पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हैं। अब नई नई आत्मा थी, उसको लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा, चलो तो गुरुदेव थोड़ा एलीट क्लास और डिलीट क्लास के जीवन पर भी प्रकाश डालिए। तो नेताजी समझाते हैं, देखो बेटा, एलीट और डिलीट क्लास के मूल गुण धर्म एक ही हैं। आप सुनिए, ध्यान देखिए, यहाँ व्यंग का आप में मैंने चरम देने की कोशिश की है कि एलीट क्लास और डिलीट क्लास के मूल गुण धर्म एक ही हैं। क्या मित्रों? सरकार दोनों के दरवाजे की दरबान है, दोनों के दरवाजे पर सरकार खड़ी होती है। एलीट क्लास के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, डिलीट क्लास के दरवाजे पर हाथ खोल के खड़ी रहती है। बराबर बोला मैंने भाई? एलीट क्लास के ऊपर हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि भाई साहब कोई काम हो तो बता देना, और डिलीट क्लास के हाँ भाई 2 किलो चावल फ्री, 10 किलो आटा फ्री। तो ये एलीट डिलीट का दरवाजे हाथ खोल के खड़ी रहती। और दोनों दूसरी, अब दूसरा गुणधर्म देखिए, दोनों कैशलेस क्लास है, कैशलेस, एडवांस, कैश की जरूरत ही नहीं। कैसे? एक को कैश की जरूरत नहीं एलीट, दूसरे के पास है ही नहीं डिलीट, तो दोनों कैशलेस। अब और सुनिए तीसरा गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म देखिए, दोनों फटे कपड़े पहनते हैं, दोनों फटे कपड़े पहनते हैं, दिखते एक जैसे हैं। अगर आप कर दो तो थोड़ा रंग रोगन कर दो, सब एक जैसे दिखेंगे, अमीर और गरीब। दोनों फटे कपड़े पहनते हैं, एक तन दिखाने के लिए पहनता है, दूसरा तन छुपाने के लिए पहनता है ना गुणधर्म बराबर जी। अब देखिए, और ऐसा नहीं कि मैंने तुक्का मारा है, आप और देखिए तीसरा एक और गुणधर्म देखिए, दोनों भोजन नहीं करते, एलीट क्लास खा नहीं सकता, एलीट क्लास खा नहीं पाता, दूसरे के पास खाने के लिए है नहीं, ये भी एक गुणधर्म है। तो एलीट और डिलीट क्लास को कितने बढ़िया तरीके से नेताजी। और देखिए तीसरा एक और गुणधर्म, दोनों दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक पे देखिए आप, एक सुबह दौड़ता है 1 घंटे, एक दिन भर दौड़ता है, एक खाने के लिए दौड़ता है, एक पचाने के लिए दौड़ता है। तो दोनों जो है एलीट और डिलीट क्लास के लोग एक जैसे होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखिए मृत्यु लोक में अब एक और गुणधर्म देखिए, मृत्यु लोक में कानून बनते एलीट और डिलीट क्लास को ध्यान में रखकर है। तो देश में कानून बनते हैं, चाहे वो सीए हो चाहे कोई सा भी हो, जब कानून बनता है, देख मृत्यु लोक में कानून बनते एलीट और डिलीट क्लास को ध्यान में रखकर हैं, पर लागू मिडिल क्लास पे होते हैं। एम आई राइट? बड़ी कार वाला आता है बिना लाइसेंस के, फोन लगाता है फुर, ठीक है, गरीब आदमी आता है, उसका तो कुछ है नहीं, तू भी जा। मिडिल क्लास मेरे और आपके जैसा 500 दे दो, 1000 दे दो,
$1.5 दे दो, नहीं तो अंदर हो जाएंगे। सारी इज्जत का ठेका हम मिडिल क्लास लोगों ने ले रखा है। तो साहब कानून का पालन करने के लिए हम लोग हैं मिडिल क्लास, और जिनके लिए बनता है वो है एलीट और डिलीट क्लास। तो मृत्युलोक में कानून बनते एलीट और डिलीट क्लास को ध्यान में रखकर है, पर लागू मिडिल क्लास पर किए जाते हैं, क्योंकि इनके पास कानून तोड़ने का टाइम ही नहीं है, फिर भी डरता वही है। इस तरह कानून का भी भरम बना रहता है कि देश में कानून व्यवस्था बड़ी तगड़ी चल रही, कोई तो है जो डर रहा है, तो मिडिल क्लास उससे कानून बना। इसलिए जीवन का भोग करना है तो एलीट और डिलीट क्लास को प्रेफरेंस दीजिए। पुनर्जन्म अगर लेना है, मेरी एडवाइजरी शायद काम में आ जाए जब कभी अगर याद रह जाए तो अगर आपको जीवन का भोग करना है, नेताजी ने अपने आत्माओं से कहा कि अगर इसलिए जीवन का भोग करना है तो एलीट और डिलीट क्लास को प्रेफरेंस दीजिए, और जीवन का अगर भोग लगाना है, दोनों भोग हैं भाई साहब, जीवन का भोग करना है तो एलीट और डिलीट क्लास में जन्म लीजिए, और अगर जीवन का भोग लगाना है तो आपकी मर्जी। क्योंकि अगर गलती से सैंडविच क्लास में जन्म ले लिया, सैंडविच क्लास दोनों, एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब, तो बीच में जो बन गया उसको क्या बोलते हैं, सैंडविच। तो सैंडविच क्लास में अगर मिडिल क्लास में जन्म ले लिया तो समझो सारी नैतिकता, ईमानदारी, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इति विनयानंद महाराज व्यंग्य। अंतिम दौर में फाइनली अंतिम सत्य यही है, अपनी अपनी आत्मा की रक्षा स्वयं करें, और ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। अल्टीमेटली टेक बर्थ एट योर ओन रिस्क। और इतना भाषण सुनते ही तालियों से हाल गूंज उठा। बोलिए श्री विनयानंद महाराज की। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आयुष भाई, पूजा जी, जीवन का भोग लगाना भी नहीं और भोग करना भी नहीं, मुझे तो बस उसी सम्मेलन में जाना है, तो वो यहाँ हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। जी 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 सारिका जी, थैंक यू जी। तो अब जो है ये व्यंग्य का एक था, इसके बाद आप सब लोगों से फिर मुखातिब हूँ। देखिए कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि जा रहे, कुछ बोर हो गए, लोगों की संख्या लोग लगता है कि बोर हो गए। मैंने बोला था कुछ लोग जो सहन नहीं कर पाएंगे वो जरूर जाएंगे, तो उनको बुलाने के लिए फिर कविता सुनानी पड़ेगी। बाप रे बाप, ये तो बड़ा कठिन काम है, कैसे करें, भारी टाइप का सुना दूं क्या? चलो एक सुनाता हूँ आपको। ये मैंने जो लिखी थी अपनी जीवन संगिनी के लिए, एक वर्ष शादी की वर्षगांठ पे लिखी थी, और बिल्कुल जो मैंने इसमें शब्द लिखा है मेरे लिए तो सच है ही, और आप में भी बहुत लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि जब हम लोग दिन भर की थकन से दूर होकर और ज़िंदगी से दौड़ कर रात को बिस्तर पर आते हैं, तो तब वो लगता है कि यार बस सुकून है, यही है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो है। तो उस समय एक रात बैठे बैठे ये कविता मेरे दिमाग में आई। तो कैसे वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, और उसको मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुंचाऊं। आप सब लोगों ने, मैंने पोस्ट की थी, आप सब लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। अब देखिए 40 मिनट हो गए, अब मुझे बता दीजिए समय ख़त्म है या ये ख़त्म करूं इसके बाद? जी जी सारिका जी, थैंक यू जी। अब मुझे आप बताएं लिख कर कि इसको कंटिन्यू करूं या अगले 10 मिनट में ख़त्म करूं। कम से कम 1-2 लोग तो बोल ही दें। जी मनोरमा जी आप ही बताइए, राजेश जी आप मुझे बताइए कि कितनी देर और चलाऊं, 10-15 मिनट या बंद करूं? जी जय 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 जय। अरे वाह वाह वाह, 27,000 लोग सुन रहे हैं, क्या किस्मत है हमारी, भाग खुल गए हमारे जिजिया। भगवान कसम जिया नामा पढ़ के सुना देते तो जिया जी भी खुश हो जाते। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने जो अपनी पत्नी के लिए वैवाहिक वर्षगांठ पे लिखी थी, मैं आप सब लोगों की पेश नज़र करता हूँ। इससे आप लोग भी बहुत कुछ अपना जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तुमको नीला रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है। तुमको नीला रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है। सूरज मेरा है, ये चंदा तुम्हारा है। नीले समंदर में कश्ती चलती है, और लहरों के बवंडर में जहां थाह मिलती है, ये लंगर हमारा है, ये लंगर हमारा है। दिन भर की थकन से टूट जब रात में बिछौने पर बिखरता हूँ, जब व्यक्ति घर पहुंचता है और आखिरी में जब वो सोने जाता है रात 10 बजे 11 बजे, सुकून सब कुछ बंद करके,
तो दिन भर की थकन से टूट जब रात में बिछौने पर बिखरता हूँ तो मेरे हिस्से का चांद माथे बाम मलता है। मेरे हिस्से का चांद माथे बाम मलता है। मैं यूं चांदनी में हर रात निखरता हूँ। तब घड़ी की टिक टिक मुझे संतूर लगती है। ये जादू तुम्हारा है, ये जादू तुम्हारा है। जी, इसको मैंने इन लाइनों में बांधने की कोशिश की है। एक दूसरा सुनिएगा, रहते रहते एक लंबा समय जब हो जाता है तो उसके लिए भी मैंने चार पाँच लाइनें लिखी हैं कि बरसों बरस बीत गए संग संग, बरसों बरस बीत गए संग संग, भरते रहे एक दूजे में अपने अपने रंग, भरते रहे एक दूजे में अपने अपने रंग। पतझड़ में सुर्खी पलास की महकी, पतझड़ में सुर्खी पलास की महकी, ठिठुरती रात में चंपा भी बहकी, ठिठुरती रात में चंपा भी बहकी। रोज घुलते रहे हम सुरमई से दूर क्षितिज में, रंगों से ये राब्ता हमारा है, रंगों से ये राब्ता हमारा है। तुमको नीला रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है। सूरज मेरा ये चंदा तुम्हारा है, सूरज मेरा ये चंदा तुम्हारा है। और जी, अब इसके बाद एक और ये अंतिम बंद बड़ा सेंटिमेंटल है। अगर आप इस कविता से अभी इतनी जल्दी तो जुड़ नहीं पाते, लेकिन जब कभी आप शांति से पढ़ेंगे तो इस अंतिम बंद का आपको आनंद आएगा और सही मायनों में आप इसका आनंद उठा पाएंगे। अभी सुनाते समय तो क्या होता है, चीज़ें उतनी कम्युनिकेट नहीं होती हैं, बट फिर भी ये अंतिम बंद है जो मुझे बहुत पसंद है। और आप सब लोगों को लगता है जब पति पत्नी के बीच में एक लंबी ज़िंदगी साथ हो जाती है तो एक वक्त आता है जब ऐसा लगता है कि कौन जाने महफिल से कौन उठ के जाए, कौन जाने महफिल से कौन उठ के जाए, जाने किसका परवाना पहले आए, जाने किसका परवाना पहले आए। इश्क की धुन जब तलक बज रही है, इश्क की धुन जब तलक बज रही है, सांसों की सरगम सुर ताल पे चल रही है, सांसों की सरगम सुर ताल पे चल रही है। यूं तो साज भी तेरे हैं, साजिंदे भी तेरे हैं, यूं तो साज भी तेरे हैं, साजिंदे भी तेरे हैं। ये तराना पर हमारा है, ये तराना पर हमारा है। तुमको नीला रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है। सूरज मेरा ये चंदा तुम्हारा है, सूरज मेरा ये चंदा तुम्हारा है। शुक्रिया। उम्मीद है आप सबको पसंद। हरीश भाई, आयुष भाई, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद है। हिरेन भाई, दिल को संभाल के रखो, ये बहुत तेजी से धड़क रहा है। कांचा, हवा तेज चल रही है, टोपी संभालो, उड़ जाएगी। अब दोस्तों मैं 50 मिनट लगभग लगभग होने को आ रहे हैं, 53 मिनट, तो एक 5 आखिरी मैं अब ये 2 मेरे मित्रों की, साहित्यकार मित्रों की कविता सुनाना चाहता हूँ। ऋतुदेव सिंह ऋतुराज, मैंने शुरू में कहा ऋतुदेव सिंह ऋतुराज गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद नाम की एक फिल्म भी आई थी शायद, जिला गाजियाबाद, ओके ओके ओके, वो गाजियाबाद है। लेकिन देखो उस गाजियाबाद में जो पिक्चर आई थी उसमें तो अपराध, मारपीट, मारधाड़ बहुत ही बड़। ये ऋतुदेव सिंह ऋतुराज जो है तो वो कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, खिल गए साहब। तो ऋतुदेव सिंह ऋतुराज की एक कविता, एक कुंडलियाँ हैं, इनकी मैं पढ़ता हूँ। विधा कुंडलियाँ। कोरोना विदूर से करने लगा कमाल, कोरोना विदूर से करने लगा कमाल, 3 माह में हो गए लंबे लंबे बाल, 3 माह में हो गए लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे बाल रीछ लगते हैं सारे नर, लंबे लंबे बाल रीछ लगते हैं सारे नर, ढके बाल के बीच आज गंजों के भी सर, ढके बाल के बीच आज गंजों के भी सर, कहते हैं ऋतुराज गंज का बचा न रोना, कहते हैं ऋतुराज गंज का बचा न रोना, सर पर कच्छ का ताज सजा देता कोरोना, सच पर सर पर सज का ताज बचा देता कोरोना। बहुत बढ़िया कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं एक गज़ल और लेना चाहता हूँ
आयुष कश्यप भाई की। कश्यप भाई जो है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत कम उम्र में इन्होंने कई, मैं देखता रहता हूँ ये हर जगह प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, और इनके पास जो है बहुत अवार्ड, घर में एक अलमारी भर गई होगी कप से, सर्टिफिकेट से। तो ये कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि। आयुष भाई आप यूं ही लिखते रहें, आप यूं ही चलते रहें। आपकी गज़ल को मैं आपकी पेश नज़र कर रहा हूँ सभी मित्रों को। गिन रहे हैं तुझको भी सब बीमार में, गिन रहे हैं तुझको भी सब बीमार में, अरे वजन कुछ तो रख तेरे किरदार में, वजन कुछ तो रख तेरे किरदार में। और हैसियत मुझको बताने वो चला, हैसियत मुझको बताने वो चला, भाव कौड़ी के बिका बाजार में, भाव कौड़ी के बिका बाजार में। वजन कुछ तो रख तेरे किरदार में, सुबह मनहूस हो जाती मेरी, सुबह मनहूस, सुबह यूं मनहूस हो जाती मेरी, झूठ बिकता देख कर अखबार में, झूठ बिकता देख कर अखबार में। अरे नैन तीखे हुस्न तौबा अलहदा, नैन तीखे हुस्न तौबा अलहदा, और काला तिल तेरे रुखसार में, वाह क्या बात है, और काला तिल तेरे रुखसार में, वजन कुछ तो रख तेरे किरदार में। आंखें हैं या समंदर जाम के, आंखें हैं या समंदर जाम के, डूबता ही जा रहा अबसार में, डूबता ही जा रहा अबसार में। खार गुलशन अश्क खूं और जंग भी, खार गुलशन अश्क खूं और जंग भी, सब है जायज इश्क के व्यापार में, सब है जायज इश्क के व्यापार में। नाम में अब राम रखना शाप है, नाम में अब राम रखना शाप है, सब के सब दाखिल हैं कारागार में, और चीख मजलूमों की क्यों सुनते नहीं, कुछ तो बहरे भी हैं सरकार में। क्या बात कही है भाई आयुष भाई, गजब। कुछ तो बहरे भी भरे सरकार में, और धीरे धीरे हो रहा जर्जर वतन, धीरे धीरे हो रहा जर्जर वतन। देखिए इस शेर में तो एक बहुत गहरी बात इन्होंने बोली है कि धीरे धीरे हो रहा जर्जर वतन, कील ठोकी जा रही दीवार में, कील ठोकी जा रही दीवार में। और जाति मजहब में बहा बस खून है, जाति में सिर्फ खून के अलावा कुछ नहीं बता। बहुत बढ़िया। जाति मजहब में बहा बस खून है, कुछ नहीं रखा है ऐसे रार में, कुछ नहीं रखा है ऐसे रार में। रिक्शा खींचा बाप ने जिसके लिए, रिक्शा खींचा बाप ने जिसके लिए, बाप को उसने बिठाया कार में। क्या बात, बहुत बढ़िया। और माँ पे लिखने को किसी ने जब कहा, ये बेहतरीन शेर है मेरे भाई, जिंदाबाद। आयुष भाई कमाल का लिखा है ये शेर। मैं पढ़ने के पहले, इसकी पढ़ने के पहले ही दाद देता हूँ, मेरे पढ़ने के बाद आप भी दाद देंगे कि माँ पे लिखने को किसी ने जब कहा, माँ पे लिखने को किसी ने जब कहा, मैंने बस लिखा खुदा अशआर में, मैंने बस लिखा खुदा अशआर में। और दूर तक कश्यप न साहिल दिख रहा, दूर तक कश्यप न साहिल दिख रहा, बस सिखारा चल रहा मझधार में। वाह क्या बात आयुष भाई, दिल जीत गजल, एकदम दिल खुश कर दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मेरे मित्रों की अच्छी रचनाएं हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब मैं समझता हूँ कि समय सीमा 1 घंटे की हो चुकी है, और रेणु मिश्रा जी, रागिनी शास्त्री जी, जी बहुत 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 धन्यवाद। आप सब लोग आए, विनोदी जी आप रहे, आप साथ में रहे, सुनते रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी, नीलम शर्मा जी, राजेश देवांशी, अनिल कुमार जी, आपकी लेखनी के तो हम कायल हैं। आपने अभी जो काव्य संस्था के लिए, काव्याचल साहित्यिक संस्था के लिए जो एक गीत लिखा, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जब तक आपके जैसे शुभचिंतक, आपके जैसे मोहब्बत करने वाले, आपके जैसे लोग काव्यांचल साहित्यिक संस्था में गुरु के रूप में हैं, कसम से इसको कोई नहीं रोक सकता। आसमां की बुलंदी तक जाने में, सितारा बनने में कोई नहीं रोक सकता। जी रामा श्रीनिवास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शारिका जी बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। अबे भाई गायब लग रहे हैं, सुनीता भाभी, उनको मेरा सलाम कहिएगा कि इतने इतने भी, ऐसी भी क्या व्यस्तता, गंगा किनारे रह रहे हैं, थोड़ा दोस्तों यारों के साथ भी मजमे में आ जाएं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और करीब करीब 1 घंटा कैसे बीत गया, मुझे लग रहा था 15-20 मिनट से ज़्यादा
नहीं बोल पाऊँगा, चल नहीं पाएगा। और व्यंग में और भी सुना सकता था, लेकिन व्यंग थोड़ा लंबे होते हैं और महफिल में सब प्रकार के सभी लोग हैं, तो इसलिए मैंने दुर्गा जी, कुसुम दीदिया, जिजिया, वाकई एक मन का रिश्ता आपसे जो बन पड़ा है, खुदा की देन है और भगवान का आशीर्वाद है, ये खुलूस, ये मोहब्बत बनी रहे। जी नीलम जी, आप मुझे बहुत प्रेरित करती रहती हैं। अरविंद भाई बहुत बहुत, मनी अग्रवाल जी, वाह, मतलब आपने जो कम समय में जो जगह बनाई है साहित्य में ना, बहुत विरले ही बना पाते हैं। बहुत कम समय में आपने अपना एक साहित्य में एक स्थान बनाया है और ईश्वर करे आपको ये ऊंचाइयाँ, नई ऊंचाइयाँ मिलें। निवेदिता श्रीवास्तव जी, बहुत 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 धन्यवाद जी। आपको अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। शेफालिका आजा जी, बहुत बहुत आभार, आप मेरे व्यंग पर आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। जी बहुत बहुत आभार सभी मित्रों का। आयुष कश्यप, वाकई। अभय कुमार जी, आ हा, हो, ये देखो, हीरा पीछे छुप के बैठा था, हमारी नज़र नहीं पड़ी। भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप पीछे से सुन के भी जो हमें वाह वाही और दाद दे रहे थे, आभार। हम आपको नहीं देख पाए, इसके लिए क्षमा, बट आप थे और मुझे बहुत मज़ा आया जी। जी मनोरमा पाखी जी को सुनने के लिए मेरी भी रिक्वेस्ट है, मनोरमा पाखी जी ज़रूर इस कार्यक्रम में आएँ, हम उनको भी सुनना चाहेंगे जी। लक्ष्मण भाई जिंदाबाद, आपने पूरे समय 1 घंटे तक हमको झेला, ये वाकई में मस्खरे के दीवाने ही कर सकते हैं, इतना झेलना बहुत मुश्किल है जी। तो मित्रों, समय आ गया है, 1 घंटे घड़ी अपना 1 घंटे का समय दे रही है मुझे। मेरे भाई हिरेन ने कहा था कि 1 घंटे 45 मिनट है, 15 मिनट मैंने ओवरड्राफ्ट ले लिया, बट ठीक है, चलता है जी। हरीश भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। पूजा जी, काव्यांचल अपनी आन बान शान मान जान सब है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रागिनी शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं कल की सभा में, काव्य स्वरा के कल के एपिसोड में। और ये जो काव्य स्वरा का आयोजन नीलम जी ने, हिरेन जी ने और विनोदी जी ने और हमारी काव्यांचल की पूरे 20 लोगों की टीम ने जो ये आइडिया लगाया है, इस लॉकडाउन को इससे अच्छा बेहतर उपाय नहीं मिल सकता था। और मज़े की बात यह है कि ये पूरा करीब करीब जुलाई तक चलेगा। इसमें सारे हमारे साहित्य के धुरंधर अपनी पेशगी देंगे 1 घंटे, और हम सबको एक दूसरे जानने समझने और का मौका मिलेगा। ये निश्चित ही बहुत सराहनीय काम है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हमारे हिरेन भाई के दिमाग में इतने कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। मैं तो भाभी जी को सलाम करता हूँ, कैसे झेलती है इस आदमी को। कुछ रोज़ कुछ ना कुछ नया, सुबह नई, शाम नया, कुछ ना कुछ नया ले आते हैं कि यार इसको ऐसा कर दो, इसको आड़ा कर दो, इसको टेढ़ा कर दो, इसमें ये मिला दो, इसको वो मिला दो, और एक नया व्यंजन तैयार। और वाकई में काव्यांचल की शक्ति है, ताकत है जी। अनिल कुमार भैया जी, कल, हाँ, कल की संडे की एक विशेष 8 बजे से आप सब लोग आएँ और अपने यार दोस्तों मित्रों को लाएं, और कल उम्मीद करता हूँ 100 का आंकड़ा करें। अनिल भाई को कल हम 8 बजे सुनेंगे, और जब एक विशुद्ध साहित्यकार, गीतकार अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करेगा, जो वजन में, काफिये में, रदीफ में, सब में तौल तौल के बराबर की जाएंगी ना, कसम मालिक की, बहुत मज़ा आएगा, ठाकुर को बहुत मज़ा आएगा। सो कल शाम को आप सब लोगों को निमंत्रण आमंत्रण के साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय काव्यांचल, जय काव्यस्वरा, नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि, शब बखैर।